सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का 7वां अध्याय त्रिभुज का अध्ययन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज जैसे कि नाम से पता, तीन भुजाओं से बना जो बंद आकृति उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार हमारे पास दो तरह के त्रिभुज के प्रकार होते हैं। पहले तो भुजाओं के आधार पर, फिर है कोणों के आधार पर। तो पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि एक ऐसी त्रिभुज जैसे त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी ये भुजा और ये तीनों भुजाएं, ये बराबर भुजाओं का ये सिंबल होता है भाई, इसको ये टिक लगा देते हैं, टिक। यानी तीनों भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाती है तो क्या कहेंगे उसको समबाहु त्रिभुज। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलेंगे हम? समबाहु। सम बने बराबर, बाहु बने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसका अगला है समद्विबाहु। सम बने बराबर, द्वि बने दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ए बी भुजा अगर ये 6 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये दो भुजाएं इसकी क्या हैं? बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। उसके बाद है विषम बाहु, जो तीसरे टाइप की है विषम बाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर तीसरी त्रिभुज है विषम बाहु। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान यानी बराबर, विषम यानी अलग अलग, बाहु बने भुजाएं, जिसकी भुजाएं विषम मतलब अलग अलग हो, बराबर ना हो, असमान हो। जैसे ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा 7 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो उसको क्या नाम देंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कैसे होंगे? सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, अगर इसका ये कोण और ये कोण, यानी न्यून कोण मतलब 60 डिग्री से छोटा, ये कोण हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 40 डिग्री है, तो और ये कितना है? 60 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये है 80 डिग्री। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री, तीनों कोण न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम करेंगे न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज का जो प्रकार है वो कोणों के आधार पर, क्यों? कोणों के माप आपको दिए हुए हैं, भुजाओं के माप नहीं दिए गए हैं, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। उसका अगला है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री, बाकी दो कोण कुछ भी हो सकते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री आ जाता है तो बाकी तो दो अन्य कोण 90 डिग्री नहीं आएंगे, उससे न्यून कोण आएंगे वो दोनों। एक कोण जिसका 90 डिग्री है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो तो न्यून कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी, ये कोण बी समकोण है इसका, तो त्रिभुज ए बी सी का कोण बी क्या है? समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। उसका तीसरी है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। अब ये त्रिभुज है, जैसे कि ये कोण अगर 120 डिग्री मान लेते हैं, ये कोण भी 120 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये भी हमारे पास 30 डिग्री है, यानी कि इन तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो उसको बोलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या करेंगे? अधिक कोण, क्योंकि ये कोण अधिक कोण है, यानी कि 190 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमने भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज को पढ़ा, और कोणों के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, उसमें हम सर्वांग समता से संबंधित नियम हम डिस्कस, जो हमारा चैप्टर है सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, जो कि हमने 7वीं क्लास में भी डिस्कस किया था, 7वीं क्लास में। सर्वांग समता, सर्वांग समता 3 शब्दों से मिलकर बना है। सरव प्लस अंग प्लस समता। सर्व मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब क्या है? सभी। अंग मतलब भाग, सर्व अंग मतलब सभी भाग, और समता मतलब समान। जिस
जिसके सभी अंग क्या हो, सभी भाग क्या हो, समान हो। समता मतलब समान, इसको हम बोलेंगे। तो जिस दो फिगर्स के, जिन आकृतियों के सभी भाग समान हो, उनको बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। जिन आकृतियों के सभी भाग समान हो उसको हम सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जिस ट्रे में हम अपने फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाने के लिए हम ट्रे रखते हैं, जो फ्रिज के अंदर ट्रे लगाते हैं, तो उस ट्रे के सभी भाग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एक बिस्किट का पैकेट निकालते हैं, बिस्किट का पैकेट, जो उसके अंदर बिस्किट निकालते हैं वो भी क्या होते हैं, सभी के सभी सर्वांगसम है। जो हमारा माचिस का बॉक्स है, उसमें माचिस जो निकालते हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, वो क्या होती हैं, सर्वांगसम। तो इस तरह के हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो जिसके सभी अंग समान होते हैं। जैसे कि बर्फ़ जमाने वाली ट्रे, बिस्कुट के पैकेट में बिस्किट, माचिस, ये क्या है, सभी के सभी सर्वांगसम आकृतियां हैं। यानी इनका सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे। सर्व अंग समान जिसके होंगे उसको हम सर्वांगसमता नियम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांगसमता के नियम हम डिस्कस करेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगी। अब ट्रे, बिस्किट, माचिस ये सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि उनका सभी अंग, जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। जो ट्रे, बिस्किट और माचिस में कोण भुजाएं का हम नहीं, इसमें हम उसका साइज को देखते हैं। यानी कि सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होंगी जिनके बारे में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में हम सीखते हैं। सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट क्या है, से आकृति समान आकृति हो, आकृति कैसी हो, समान हो, और साइज प्लस जो समान साइज मतलब भुजाएं वगैरह आदि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति जो होगी, जो आकृति भी समान हो और भुजाएं भी जिसकी समान हो, तो वो आकृतियां क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी। आकृति भी समान हो, सेम शेप और साइज अगर किसी दो चीज़ों का बराबर है, शेप यानी समान आकृति, शेप एक जैसी उनकी, आकृति समान है, और साइज यानी कि भुजाओं का जो साइज है वो आपस में बराबर है, तो वो आकृतियां क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो जैसे कि हम त्रिभुज में, जो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज PQR के, ये ABC है, ये PQR है, तो दो आकृतियां दी गई हैं। तो त्रिभुज ABC ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये सर्वांगसमता का हमारा चिन्ह है। ये सर्वांगसमता का हमारा क्या चिन्ह है, ये इसको बोलते हैं हम सांकेतिक रूप बोलते हैं इसको। ये सर्वांगसमता का क्या है, सर्वांगसमता का सांकेतिक रूप, सर्वांगसमता का सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप। तो इसका मतलब क्या है, सांकेतिक रूप का मतलब कि जो कोण ए, यानी जो ए बिंदु है वो पी के, यानी कि जो ए बिंदु है वो पी के संकेत में बराबर आएगा। दूसरा जो बी है वो क्यू के, और जो सी है वो आर के, ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। कि जो ए है वो पी कोण के, जो बी है वो क्यू के, और जो बिंदु सी है वो आर बिंदु के, आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका नियम क्या होगा सर्वांगसमता का, सर्वांगसमता में क्या होती है, शेप और साइज सेम होता है। अब इसकी शेप और साइज दोनों की, शेप मतलब त्रिभुज है, दोनों आकृतियां क्या है, त्रिभुज हैं दोनों। उसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर तो इसकी ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर तो इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर तो ये भुजा 6, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों के यहाँ बराबर है। तो ये दोनों की आकृतियां क्या है, सर्वांगसम है। तो इस सर्वांगसमता नियम से हमने त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, और ये सर्वांगसमता का क्या है, सांकेतिक रूप है। यानी ए पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है, B Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, C R के सर्वांगसमता के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि हम क्या ले सकते हैं कि जो AB भुजा है, यानी AB लिखा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, PQ, AB PQ, क्योंकि A पहले है B बाद में, तो P को Q को पहले और बाद में लिखेंगे। जो B है और C अगर लिखें तो BC बराबर क्या आएगा, QR, क्योंकि B के अनुसार कौन सा पॉइंट है Q और C के अनुसार कौन सा पॉइंट R। और अगर AC लिखें तो AC बराबर आएगा PR। यानी हम जो पॉइंट पहले लिख रहे हैं उसको आपने पहले लिखना पड़ेगा, बाद में जो लिख रहे हैं C को उसको भी हमने बाद में लिखना पड़ेगा। और जो कोण A है वो कोण P के बराबर है, जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है,
और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर आएगा। ये होता है सीपीसीटी नियम से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो कोण ए कोण पी के बराबर, जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर, ये बराबर होंगे। इसको बोलते हैं सीपीसीटी। सी मतलब कॉन्ग्रुएंट, पी मतलब पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, यानी जो दोनों ट्रायंगल हैं वो अगर सर्वांगसम है तो उसके सभी पार्ट, सभी अंक क्या होंगे, समान हो जाएंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट मतलब कोरस्पोंडिंग मतलब अनुसार, ए के अनुसार पी, बी के अनुसार क्यू, सी के अनुसार आर, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के आपस के सभी अंक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। हम कोण ए को कोण क्यू के बराबर नहीं लिख सकते, कोण सी को कोण आर के बराबर नहीं लिख सकते। तो ये इसको लिखने का केवल एकमात्र तरीका है कि इसको सर्वांकेंद्र रूप में इसी तरह लिखेंगे। अगर मान लो हम ये लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, अगर हम आर क्यू पी लिख देंगे तो ये गलत है। पी के वर्ग जब आर क्यू पी नहीं लिख सकते, यानी कि ए बिंदु आर के अनुसार नहीं है, यानी कि ए आर बी क्यू के और सी पी के बराबर नहीं है, ये लिखना गलत हो जाएगा। हम इसको केवल एक तरीके लिखते हैं कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी का वर्ग है, इसके अनुसार। और सर्वांगसमता का क्या सांकेतिक रूप, और सांकेतिक रूप में ए बिंदु पी को रिप्रेजेंट करता है, बी क्यू को और सी आर को, उसके अनुसार ये तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते, यानी कि ऑर्डर हम इसका चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ए है तो पी के पहले ही आएगा, बी दूसरे नंबर पे तो क्यू दूसरे नंबर पे आएगा, सी तीसरे नंबर पे तो आर तीसरे नंबर पे ही आएगा। ये सर्वांगसमता हमारे पास नियम है। अब दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के हमारे पास अलग अलग नियम हैं, तो उनके सर्वांगसमता के कुछ नियम हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे त्रिभुज की सर्वांगसमता के नियम, तो पहला नियम है SAS सर्वांगसमता नियम। एस मतलब साइड यानी कि भुजा, ए मतलब एंगल यानी कि कोण, और एस मीन भुजा, यानी कि SAS सर्वांगसमता नियम का मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड को, साइड एंगल साइड, ये इंग्लिश में है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से। तो भुजा कोण भुजा नियम से दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि एक त्रिभुज की, ये एक त्रिभुज हमारे पास दी गई है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, अब ये भुजा इसके बराबर, ये बराबर का चिन्ह यानी इसके ऊपर सेम डैश लगाया, इसके ऊपर भी एक डैश लगाया, तो ये भुजाएं आपस में बराबर है। ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हैं। यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। और ये कोण देखो, दो भुजाएं तो दो भुजाएं, और उनके बीच का अंतर्गत कोण, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत मतलब उनके बीच का ये कोण, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये अंतर्गत कोण है। इन दोनों भुजाओं के बीच का जो अंतर्गत कोण है वो दूसरे त्रिभुज की, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, ये दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो SAS सर्वांगसम नियम से दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, क्योंकि जो AB भुजा है वो PQ के बराबर, तो A के अनुसार P पॉइंट हो जाएगा, B के अनुसार Q पॉइंट हो जाएगा, C के अनुसार R पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कोण B कोण Q के बराबर है तो कोण B कोण Q के बराबर आना चाहिए। तो ABC त्रिभुज PQR की क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी। जिसका उदाहरण के माध्यम से हम एक यहाँ पे आकृति बनाई गई है, यहाँ दो आकृतियाँ हम देख पा रहे हैं, ये दो आकृतियाँ हैं। इन दोनों आकृतियों में दोनों त्रिभुज हैं, ये सर्वांगसमता नियम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भुजा कितनी है, इसकी 8 सेंटीमीटर, तो इसकी ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 सेंटीमीटर है, और ये कोण 45 डिग्री है तो इसका ये कोण 45 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजें एक दूसरे के सर्वांगसम अगर हैं तो क्या होगा, हम इस पहली त्रिभुज को अगर दूसरी त्रिभुज के ऊपर रखें, ऊपर रखने पर देखो ये पूरी इसको कवर कर लेगी, ये दोनों त्रिभुज के आगे आपस में सर्वांगसम मतलब वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगी। यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो दूसरी त्रिभुज दिखाई नहीं देगी। जो त्रिभुज ABC और दूसरी त्रिभुज के नीचे जो PQR, वो बिल्कुल एक दूसरे को सर्वांगसम है, इसलिए क्या हुई, वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, बिल्कुल कवर कर देंगी। वो उन्होंने कवर क्यों किया, क्योंकि
भुजा कोण भुजा नियम से भुजा भुजा और उनके बीच का अंतर्गत कोण वो दोनों आपस में क्या बराबर हैं, इसलिए जब उसको दोबारा से अलग करते हैं तो वो देखो अलग अलग दिखाने पर भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और एक के ऊपर दूसरी रख देने से वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो यहाँ कौन सा नियम लगा है, भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज और ये दूसरी त्रिभुज हमारे पास क्या आ जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। सर्वांग सम मतलब एक दूसरे को अगर इसके ऊपर रखने से वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर रही हैं, तो इसको सर्वांग समता नियम बोलते हैं। तो ये पहला नियम हमने सीखा, भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं, ASA सर्वांग समता नियम, यानी कि A मतलब एंगल, साइड एंगल, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, SA मतलब कोण। तो कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग समता नियम क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ है, तो पहले त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, तो ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा मेरे पास 75 डिग्री है, ये कोण हमारे पास 75 डिग्री है। एक त्रिभुज के दो कोण, एक कोण 60 है, एक कोण 75 है, दो कोण और उनकी अंतर्गत, यानी अंतर्गत मतलब उन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है, उन दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी, अंतर्गत भुजा कौन सी, 5 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज, तो दूसरा त्रिभुज कहना है PQR, उसके दोनों कोण, तो दोनों कोण यानी कि ये कोण 60 डिग्री, ये कोण कितना आएगा 75 डिग्री और तीसरी भुजा कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो दोनों कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर अगर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण, देखो कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या आएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। तो जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम दो चित्र ले रहे हैं, ये दोनों यहाँ दो त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज PQR, इसका ये कोण 90 डिग्री तो इसका ये कोण 90 डिग्री, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये कोण 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोण भुजा कोण नियम से कोण भुजा कोण आपस में बराबर हैं, तो हमें क्या करना है, क्या ये सर्वांगसम है, अगर बराबर है तो अब हम पहले त्रिभुज के ऊपर दूसरी त्रिभुज अगर रखेंगे तो उसको पूरी तरह से कवर कर देगा वो। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं पहले त्रिभुज के ऊपर जो दूसरी त्रिभुज को रखा हमने, अब इसने पूरी तरह से उसको कवर कर लिया। अगर दूसरी के ऊपर पहले रख दें, अगर इसके ऊपर ये पहली रख दें तब भी ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम हमने लगाया है, यहाँ पे हम देखते पा रहे हैं कि वो देखो पहली त्रिभुज ने दूसरी त्रिभुज को और दूसरी त्रिभुज ने पहली त्रिभुज को पूरी तरह से कवर कर लिया। क्यों, क्योंकि वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। कौन सा नियम लगा, कोण भुजा कोण नियम से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज हमारे पास एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज के आगे हमारे पास ये सर्वांगसम हो गए। और हम लिख देंगे त्रिभुज ABC इज समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमारे पास सर्वांग समता का नियम है। सर्वांग समता ये सर्वांग सम का सांकेतिक रूप है और इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म या सांकेतिक रूप। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के। अब हम अगले नियम पे चलते हैं। तो पहला नियम हमने डिस्कस किया SAS यानी भुजा कोण भुजा, दूसरा कोण भुजा कोण, दो कोणों के बीच की भुजा। अब तीसरे नियम पे चलते हैं, एंगल एंगल साइड AAS सर्वांग समता नियम, कोण कोण भुजा नियम। यानी कोण कोण भुजा नियम में क्या होगा, यदि दोनों त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म बराबर हों। अब ये कोण मान लो ये 30 डिग्री है और इसका ये कोण भी 30 डिग्री है, दो कोणों के युग्म, और ये हमारे पास 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। और तीसरी एक भुजा, ये भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों कोणों के जो बीच की अंतर्गत भुजा आपस में बराबर नहीं है, बट कोण कोण और उसकी आगे की एक भुजा कोण कोण भुजा, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से यदि दोनों त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म बराबर हैं, ये कोण और ये कोण आपस में युग्म बराबर हैं, और एक संगत भुजा का एक युग्म बराबर हो, ये संगत भुजा इसके है तो ये कोण आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। किस नियम से, कोण कोण भुजा नियम से, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल से दोनों त्रिभुज क्या आएंगे समरूप। कोण कोण और उनके बाद की भुजा, उन दोनों के बीच की भुजा नहीं,
अगर बीच की होती है तो कोण भुजा कोण नियम लग जाता है। अगर यहाँ लगेगा कोण कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो कोण कोण भुजा नियम से, तो उसका एक उदाहरण हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये दो हमारे पास चित्र हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों में ये भुजा 7 सेंटीमीटर, जिसकी ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है। तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा नियम से क्या ये सर्वांग सम है? क्योंकि सभी अंग बराबर हैं, तो आपस में अगर एक दूसरे को कवर कर लें तो क्या एक दूसरे को कवर कर देंगे? बिल्कुल, देखो एक दूसरे को कवर कर रही हैं, यानी एक के ऊपर दूसरी रख देने से वो बिल्कुल उसको पूरा पूरा कवर कर लेती है, कोई भी भाग दिखाई नहीं दे रहा। अगर दूसरी के ऊपर पहला रख दें अब भी एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर देती हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम हमने यूज़ किया है? कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? सर्वांग समता है। तो यहाँ कौन सा नियम हमने लगाया है? कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगे। बराबर हैं तो ये सर्वांग सम हो जाएंगी। अब अगला नियम है हमारे पास SSX सर्वांग समता नियम, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है? सर्वांग सम। ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इस पर 3 डैश लगाएंगे तो इसके ऊपर 3 डैश लगा देते हैं। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज PQR के। और ये इसकी क्या आ जाएगी? सांकेतिक रूप, यानी सिंबॉलिक फॉर्म, यानी A के अनुसार P पॉइंट, B के अनुसार Q पॉइंट, C के अनुसार R पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपस में भुजाएं बराबर। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, जिसमें इसकी ये भुजा 8 सेंटीमीटर तो इसकी ये 8 सेंटीमीटर है भुजा, ये 9 सेंटीमीटर तो ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर इसको रखते हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होने के बाद ये देखो एक दूसरे के बिल्कुल कवर कर देती हैं, यानी सर्वांग सम है। अब दूसरी के ऊपर पहले रख देते हैं तब भी ये क्या आएंगी? सर्वांग सम आएंगी। तो सर्वांग सम सभी अंग समान होने की वजह से पहले त्रिभुज ने दूसरी त्रिभुज को और दूसरी त्रिभुज ने पहली त्रिभुज को पूरा पूरा कवर कर दिया। तो इसलिए यहाँ कौन सा नियम हमने प्रयोग किया इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने में? भुजा 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 नियम से। यानी तीनों भुजाएं भी अगर दोनों त्रिभुजों के बराबर होगी तो हम भुजा भुजा नियम से इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। और हमारे पास अंतिम नियम है RHS सर्वांग समता नियम। समकोण, R मतलब राइट एंगल, यानी कि समकोण, यानी कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग होगा केवल ये। H मतलब हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण, और S मतलब साइड भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से यह है केवल समकोण त्रिभुजों में ही लगेगा, यानी जो त्रिभुज समकोण होगी उसमें हम RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे। तो नियम क्या है? यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, ये PQR है, इसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज का कर्ण, ये कर्ण है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये जो कर्ण है आपस में बराबर है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। मतलब इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर, और एक भुजा या BC ले लो QR के, या AB ले लो। तो मान लेते हैं BC जो है QR के बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं समकोण, दोनों का एक कोण समकोण है, उन दोनों का कर्ण बराबर है और एक भुजा आपस में बराबर है। ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज PQR के। ये क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी। और सर्वांग समता नियम से हमने ये अंतिम नियम हमने पढ़ा कि हम देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने भुजा 13, और यहाँ 90 डिग्री सामने भुजा कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो दोनों की कर्ण और एक भुजा, वो दूसरी एक भुजा ये भी हो सकती है, ये नीचे वाली बराबर हो सकती है। तो कोई भी एक पेड़ बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो तो सर्वांग समता नियम से अगर हम एक के ऊपर दूसरे रखेंगे तो उसको पूरा पूरा वो कवर कर लेगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो पहले दूसरे को कवर कर लिया, अगर दूसरे के ऊपर पहले रखें तो इसको पूरा पूरा कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता नियम से, कौन से नियम से? सर्वांग समता नियम से RHS जो हमारा नियम है उससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाती हैं? सर्वांग सम हो जाती हैं। तो ये पूरा पूरा इसको कवर कर लेती है।
तो ये हमारे पास अंतिम नियम था RHS सर्वांग क्षमता नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो हमारे पास कुल 5 रूल हैं। पहला नियम हमारे पास था SAS भुजा कोण भुजा नियम, दूसरा ASA कोण भुजा कोण नियम, तीसरा नियम था हमारे पास AAS यानी कोण कोण भुजा नियम, चौथा रूल था हमारे पास भुजा 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 यानी SSS सर्वांग क्षमता, और अंतिम RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इन 5 नियमों का प्रयोग करते हैं हम इस पूरे चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे और त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।